अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ध्यान से सुन लो, कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है ये सबसे पहले आपको दिमाग में नोट होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई लिमिट नहीं है। और सबसे ज़्यादा बच्चे अगर समय बर्बाद करते हैं ना तो वो होता है IUPAC नेम्स। इसका कोई लिमिट ही नहीं है। अभी मैं आपसे ये लेक्चर शूट कर रहा हूँ, लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, आप देख रहे हो लेक्चर, इतने में हो सकता है कि 2-3 IUPAC नए रूल्स आ गए हों। ठीक है, तो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों पे आपको सबसे पहले समझना है कि क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, देन खुद ही फिल्टर हो जाएगा कि क्या चीज़ें पढ़नी है। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन द क्वांटम क्लासेस, द फाइनेस्ट इजीएस्ट एवरी वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं फिजिक्स के किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री पे डिस्कस करेंगे। और केमिस्ट्री में क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12th। दरअसल डियर स्टूडेंट्स, आप में से बहुतों के इंस्टा पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे और यूट्यूब पे भी मैंने आपके कमेंट्स देखे। तो जो इससे पहले मैंने बहुत सारे वैसे फिजिक्स से रिलेटेड सीरीज़ मैंने बहुत सारे अपलोड कर चुका हूँ इसी चैनल पे, जिसमें से सबसे ज़्यादा फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको आपने सबसे ज़्यादा पसंद किया। और उसी में मैंने काफ़ी कमेंट्स देखे आपके केमिस्ट्री को लेके कि आपको केमिस्ट्री में भी बहुत डाउट है। बच्चों को जितना फिजिक्स में डाउट होता है उतना ही केमिस्ट्री में भी होता है। ओके, बहुत सारे बच्चों को अगर उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना तो केमिस्ट्री बहुत ट्रबल देता है, परेशानी देता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा इधर उधर की बात करने के बजाय मैं सीधा टू द पॉइंट आता हूँ। और मैं आपको पहले बता दूं कि मैं अपने अभी क्लासरूम में नहीं हूँ। ठीक है, और जैसे कि मैंने, अगर आपने चैनल को लगातार फॉलो कर रहे हो, देखते आ रहे हो, तो आपको देखा होगा, आपने जो लास्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि उसके बाद से शायद ही मैं अब 1.5 या 2 साल के अंदर मैं कभी अपने क्लासरूम में जाके आपको पढ़ा सकूँ विद वाइट बोर्ड या फिर विद डिजिटल बोर्ड। कोई बोर्ड नहीं है अभी मेरे पास। ठीक है, अभी बस ये लैपटॉप है, लैपटॉप का सहारा है, पीछे कुछ नहीं है, बोर्ड वगैरह कुछ नहीं है, दीवार है पीछे। ओके, तो पहले चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि वाइट बोर्ड नहीं है। मैं आपको जो भी होगा पीडीएफ के जरिए आपको सब कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दूँगा, पहला बात। दूसरी बात कि आज का जो लेक्चर है वो मेनली उत्तराखंड बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड और मध्य प्रदेश बोर्ड, ठीक है, इनको मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, इनको सेंटर में रखते हुए प्रिपेयर किया हुआ है। और बाकी जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट हैं, आज जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए, जो स्टेट बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, वो आपके लिए भी एज वेल एज इम्पॉर्टेंट होगा। वो बात अलग है कि सीबीएसई में ऐसे बहुत से टॉपिक्स होते हैं जो स्टेट बोर्ड के अलावा भी एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप सीबीएसई वाले हो तो कम से कम इन टॉपिक को तो आपको माइंड में रखना ज़रूरी ही है। वो बात अलग है कि आपको अदर भी पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन यदि आप इन 4 बोर्ड में से एक हो, या फिर आपका सिलेबस, मतलब आप स्टेट बोर्ड वाले हो नॉर्मली, अब पंजाब हरियाणा भी हो सकते हैं, नॉर्मली हमारा टारगेट है उत्तराखंड बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड और मध्य प्रदेश बोर्ड। इनका सिलेबस काफ़ी हद तक सेम है, काफ़ी हद तक क्या 100% लगभग सेम है इनका सिलेबस। ओके, और एग्ज़ाम्स चल चुके हैं, लगभग सारे बोर्ड के एग्ज़ाम चल चुके हैं, सीबीएसई के पोस्टपोन हो चुके हैं और उत्तराखंड बोर्ड के होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। आई विश की उसकी भी डेट आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश बोर्ड की ऑलरेडी आगे बढ़ चुकी है डेट और नेक्स्ट मंथ होगा, नेक्स्ट मंथ या उसके लास्ट में सबके आ जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री, मैं अगेन बोल रहा हूँ, मेरे पास वाइट बोर्ड नहीं है या फिर कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे या टॉपिक्स आपको डिस्कस करूँगा उसका पीडीएफ में, लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उसमें जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वो सब आपको टॉपिक मिल जाएंगे। फिलहाल आपका जो इतना डर बना हुआ है ना केमिस्ट्री को लेके, देखो केमिस्ट्री को ना आसान करना, केमिस्ट्री को पास करना आसान होता है, ठीक है, बस आपको समझना पड़ेगा कि आपको कौन से टॉपिक पकड़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं। मैं आज के इस लेक्चर में आपको वो टॉपिक बताने वाला हूं जिन्हें आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो केमिस्ट्री क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर होगा 2 वॉल्यूम में होगा, 2 पार्ट्स में होंगे। अभी पहले पार्ट में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर बच्चों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ही होता है। फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब पहला बुक जो है उसके लिए उतना डर नहीं होता, थियोरेटिकल होते हैं, बच्चे रट के भी काम चला लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है केमिस्ट्री क्लास 12th का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, वैसे तो सीरीज से चले तो 11th या 10th चैप्टर से स्टार्ट होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टोटल केमिस्ट्री के साथ। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन। ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो एरेन। और अगेन एक और चीज़, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, ये बीबी के वाइन से अमित बटाना के वीडियोस नहीं चल रहे हैं कि आप देखोगे मज़े करोगे हंस हंस के निकलोगे बाहर। स्टडी मटेरियल है, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करो, कॉपी और पेन लेकर आओ। ओके, नहीं लाया होगा बीबी, जाओ भाई लेकर आओ, कॉपी पेन लेके आओ। ठीक है, ये कोई कॉमेडी या आशीष चंचलानी का वो नहीं चल रहा है, या संदीप सर का या फिर विवेक बिंद्रा सर का कोई लेक्चर चल रहा है, सोनू शर्मा सर का कोई लेक्चर चल रहा है। ये सीरियस नहीं होते हो, लेके आओ बेशर्मो। अभी भी नहीं लाया तो पॉज करो और लेकर आओ पहले कॉपी पेन, देन आगे बात करते हैं। आई होप के ला दिया होगा, इतनी बेइज्जती करने के बाद तो ला ही दिया होगा कम से कम। तो देखो, पहला चैप्टर हमारा हेलो एल्केन हेलो एरीन। फर्स्ट चैप्टर में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखते रहना। देखो, ये सारा पीडीएफ तो मैं आपको दे दूंगा, इस पीडीएफ में बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत चीज़ें हैं, और आप ही के साथ का एक स्टूडेंट ने इसको प्रिपेयर किया है, जगदीप नेम है उनका। ठीक है, और बहुत ही प्यारे हैंडराइटिंग में और बहुत मेहनत से इस पीडीएफ को उन्होंने प्रिपेयर किया है। तो ये लिंक आपको मिल जाएगा, बट आप अभी वो नोट करो जो मैं कह रहा हूँ कि आप इसे नहीं छोड़ सकते हो। तो फर्स्ट चैप्टर आपके पास हेलो एल्केन हेलो एरीन। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपके पास आता है क्लोरोफॉर्म के बारे में, क्लोरोफॉर्म्स। तो सबसे पहला आप टॉपिक इसमें नोट करो, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन। 2 रिएक्शन होता है, एक होता है इंडस्ट्रियल मेथड, एक होता है लैबोरेट्रिकल मेथड। इंडस्ट्रियल को कहते हैं हिंदी में औद्योगिक निर्माण की विधि, और लैबोरेट्रिकल को कहते हैं प्रयोगशाला विधि। आपको नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ ना कौन सा क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर करने के लिए, तो जिसने पढ़ा होगा अच्छे से उनको दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्लोरोफॉर्म को कैसे प्रिपेयर करेंगे। मैथेन ले लिया, मैथेन का हेलोजनेशन करवा रहे हो या क्लोरीनेशन करवा रहे हो, मैथेन प्लस Cl2 करके ऐसे कर करके रिएक्शन बढ़ते क्या, और आपने लास्ट में क्लोरोफॉर्म बना लिया। ठीक है, तो ये मेथड ठीक है, इस मेथड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम टाइम आपके पास बोर्ड एग्जाम्स में इंडस्ट्रियल मेथड पूछा जाता है, औद्योगिक निर्माण की विधि, और आप ये करके आते हो, आप कहते हो कि नंबर कट गया हमारा। ठीक है, तो ध्यान देना, अपने बुक में आप अभी भी जाओ या सर ने कहीं पे भी नोट्स बनवाए हों, आप इंडस्ट्रियल मेथड और औद्योगिक निर्माण की विधि को अच्छे से क्लियर करो, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, लेंथी है थोड़ा, लेकिन क्या करें। देखो, केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट मैं अभी दूँ तो आपको सुन के हैरानी होगी। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता तो हर बार बोलता था रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, बट डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी कर दो, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वलौकिक सत्य तो यही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो आपको रटना ही पड़ेगा। सुन के थोड़ा बुरा लग रहा होगा आपको, क्योंकि हम भी गुजरे हैं इस दौर से। कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी, वैसे हम भी कभी स्टूडेंट थे 12th के। ठीक है, और ये तो हमें भी पता है, पढ़ा भी रहे और पढ़ भी रहे थे, तब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटना पड़ता है। ये चीज़ें तो आप रख लो। और रटने का मतलब वो नहीं, रटने का वो कहते हैं रिवीजन। एक अच्छे स्टूडेंट के लिए रटने का मतलब हो गया रिवीजन करना, उसको आप रटना कह देते हो तो बुरा लगने लगता है। रटना और रिवीजन का मतलब पता है क्या होता है? रिवीजन का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को समझ समझ के पढ़ रहे हो 10 बार, और रटने का मतलब बिना समझे पढ़ रहे हो। जैसे आप सुबह सुबह असेंबली में प्रार्थना पढ़ते हो, संस्कृत में, हिंदी में, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हो, पता नहीं होता, लेकिन रटा हुआ है सबने, तो होता है रटने का मतलब। तो सबसे पहले आप क्लोरोफॉर्म नोट कर लिया। क्लोरोफॉर्म नोट कर लिया तो अब बताने की जरूरत नहीं है। क्लोरोफॉर्म में फॉस्जीन, वो खुद ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फॉस्जीन के बारे में, फॉस्जीन की केमिकल रिएक्शन देख लेना आप। ओके, क्लोरोफॉर्म नोट कर लिया आपने, फिर अगला नोट करो फॉस्जीन। अगला नोट करो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का भंडारण रंगीन बोतलों में क्यों किया जाता है, क्लोरोफॉर्म को कलरफुल बोतल्स में क्यों कंटेन किया जाता है।
आई होप कि आपने ये सब प्रिपेयर कर लिया होगा अभी तक। लिख दिया, आगे बढ़ें, ठीक है। उसके बाद CCl4 लिख दो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिख दिया, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। उसके बाद लिखो आप DDT, लेकिन रुको, आई थिंक आप देख लेना, उत्तराखंड बोर्ड में तो मैं श्योर हूँ कि DDT नहीं है आपके सिलेबस में, हटा दिया गया है, ठीक है, DDT। लेकिन अगर आप MP, उत्तर प्रदेश या फिर अदर बोर्ड वाले हो तो आप देख लो DDT है कि नहीं आपके सिलेबस में। इस साल का सिलेबस रिडक्शन नहीं हुआ होता ना, तो पहले चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है DDT, ठीक है। बट DDT आप लिख लो वैसे, बट अपने सिलेबस में देख लेना, हो तो पढ़ लेना, नहीं भी हो तो देख लेना, अच्छा इंटरेस्टिंग है। तो क्लोरोफॉर्म हो गया, DDT हो गया, फॉस्जीन हो गया। अगला टॉपिक आप नोट करो, फ्रीऑन 12, फ्रीऑन 12 पता है ना, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मैथेन, ये था, क्या था, CCl2F2, फ्रीऑन 12, ठीक है, ये देख लो फ्रीऑन 12। अच्छा, ये जो भी मैंने बोला, क्लोरोफॉर्म, DDT, अगर आपके सिलेबस में हो ये तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्रीऑन 12, इन चारों का केमिकल रिएक्शन के साथ साथ यूजेस भी पढ़ लेना। यूजेस, क्लोरोफॉर्म का यूज क्या है, किडनैप करने के लिए, हाँ यही है ना क्लोरोफॉर्म का यूज, किडनैपिंग में नहीं, आप उसको लिखोगे अनकॉन्शियसनेस के लिए। अनकॉन्शियसनेस को हम क्या कहेंगे, अनिश्चेतना, क्या कहते हैं उसे, निश्चेतना पैदा करने के लिए। निश्चेतना मतलब बेहोशी उत्पन्न, सीधा हिंदी लेंगे, निश्चेतना वगैरह छोड़ो, बेहोशी उत्पन्न करने के लिए। फिर लिखोगे आप सर्जरी में, वो बहुत पहले होता था सर्जरी में, ठीक है, ऐसे करके। देन आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन के रूप में, अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक बताया ना, जो भी आपका फायर ब्रिगेड में यूज होता है सिलेंडर में, उसमें CCl4 की भी अच्छी खासी मात्रा होती है। और CCl4 का यूज क्या है आपका, कलर करने के लिए, एज अ डाई, कपड़ों में जो कलर होता है डाई के रूप में भी इसका यूज होता है कहीं कहीं पे। वैसे आपके पास फ्रीऑन 12 एक शीतलक, कूलर के रूप में यूज होता है। कूलर मतलब जैसे कि आपका फ्रिज हो गया, फ्रिज में जो गैस होती हैं उस रूप में, या AC में जो गैस होती हैं, शीतलक के रूप में, ठीक है, एयर कंडीशनर के रूप में ऐसे कह सकते हो। और इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट नोट करो आप, ये लिख दिया। उसके बाद आप नोट करो ये 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ें आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हो, भूलोगे तो पाप लगेगा। क्या है, फिटिक रिएक्शन, लिखो फिटिक अभिक्रिया, फटाफट लिखना। अगला लिखो बुर्ज फिटिक अभिक्रिया, और तीसरा लिखो बुर्ज अभिक्रिया, बुर्ज। ओके, नोट कर लिया, फिटिक रिएक्शन, बुर्ज रिएक्शन एंड बुर्ज फिटिक रिएक्शन। सिंपल है, फिटिक आपके एल्किल के लिए होता है, तो जो बुर्ज रिएक्शन होता है वो बेंजीन को लेकर हो जाएगा, हेलो एरिन्स को लेकर हो जाएगा। और बुर्ज फिटिक क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन को मिक्स कर दो तो बुर्ज फिटिक रिएक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये नोट कर लिया होगा, आई होप आपने क्लोरोफॉर्म नोट कर लिया, आपने फॉस्जीन नोट कर लिया, आपने लिख दिया कि क्लोरोफॉर्म को हम रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं। देन आपने ये बुर्ज अभिक्रिया वगैरह कर लिया आपने आपने फॉस्जीन, फ्रीऑन 12 और DDT देख लिया आपने, CCl4 देख लिया आपने। इसके अलावा इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट चैप्टर में और क्या इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, हाँ, मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया, मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया और प्रति मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया। जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड में नहीं, अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ नियम है ना, वो 11th में सब जगह इंपॉर्टेंट है। CBSE हो चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे SSC हो, हर जगह इंपॉर्टेंट है मार्कोनिकॉफ 11th में। लेकिन 12th में क्या होता है, उत्तराखंड बोर्ड का मैं एग्जांपल लूँ तो उत्तराखंड बोर्ड में 12th में मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन अगर आप यूपी और बिहार बोर्ड वाले हो तो आपको मार्कोनिकॉफ रिएक्शन याद होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार बोर्ड का ये थोड़ा वो है, बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है पहले चैप्टर से, मार्कोनिकॉफ और प्रति मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, ठीक है। तो लिख दिया आपने, और दो तीन छोटे छोटे रिएक्शंस लिख दो। देखो डार्जेन अभिक्रिया, डार्जेन अभिक्रिया लिख दिया। उसके बाद लिखो फिंकेलस्टीन अभिक्रिया, या फिंकेलस्टाइन भी कहते हैं, सिंपल है, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया।
ठीक है, ये हो गया। ओके, बाकी इसमें से मुझे अदर पीडीएफ तो मैं आपको सारा दे दूंगा, बाद में सब मिल जाएगा आपको, बट जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को लिखा रहा हूँ बस, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना, जो भी चैप्टर के नाम है उसको बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसका केमिकल रिएक्शन दोनों ही पता होना चाहिए। कम से कम 2 रिएक्शन तो पता होने चाहिए। जैसे कि अभी पहला चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन है, तो आपको हेलो एल्केन को बनाने की विधि, इसका 2 रिएक्शन आप रटने की जरूरत नहीं है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये अपने दिमाग से आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बना सकते हो। हेलो एल्केन्स बनाने की विधि, ठीक है, आप अल्कोहल से बना सकते हो, आप PCl5 का यूज करके, PCl3 का यूज करके, डार्जन और फिंकेलस्टाइन रिएक्शन आपने देखा लिखा भी, उससे भी आप बना सकते हो हेलो एल्केन, ठीक है। मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया से आप हेलो एल्केन बना सकते हो। और फिर उसका केमिकल रिएक्शन होता ही क्या है? केमिकल रिएक्शन सिंपल सा अगर मैं बताऊँ तो ये होता है कि जो चैप्टर का नाम दिया है उसी को किसी के साथ भी रिएक्शन करा दो। जैसे हेलो एल्केन है, उसका पानी के साथ करा दो, जो बना वो प्रोडक्ट हो गया और ये पूरा रिएक्शन केमिकल रिएक्शन। फिर हेलो एल्केन की रिएक्शन किसी हेलोजन के साथ करा दो तो वो केमिकल रिएक्शन, या ऑक्सीजन के साथ करा दो तो वो केमिकल रिएक्शन हो जाता है, इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो अगला चैप्टर आपके पास अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए अल्कोहल है उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए फिनॉल और ईथर नहीं है। ईथर तो बहुत ही एक ही रिएक्शन है ईथर में, विलियमसन सिंथेसिस। अल्कोहल में क्या? अल्कोहल में सबसे पहले आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री को प्रिपेयर करने का मेथड पढ़ लेना पड़ेगा। इसका डबल बेनिफिट है। अच्छा, पहचानना तो आ जाता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री अल्कोहल, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री अल्कोहल पहचान तो लेते हो ना, ठीक है। तो अल्कोहल में फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री अल्कोहल को बनाने का मेथड, जिसका मैंने कहा डबल बेनिफिट है। इसका पहला बेनिफिट तो इस चैप्टर में है, आपको अल्कोहल को बनाने का मेथड मिल जाएगा। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री अल्कोहल बनाने का मेथड मिल जाएगा। और यही रिएक्शन सेम टू सेम जो नेक्स्ट चैप्टर आपके पास आएगा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें एज अ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के रूप में भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो अल्कोहल में पहला चीज नोट करो, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री अल्कोहल को बनाने की विधि लिख दिया। याद है ना कैसे करते थे? सबसे अच्छा रिएक्शन क्या होता है? स्टैंडर्ड रिएक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री को प्रिपेयर करने का। इसका सबसे स्टैंडर्ड रिएक्शन होता है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया द्वारा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिग्री अल्कोहल बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? फार्मेल्डिहाइड लोगे। फार्मेल्डिहाइड क्या होता है रिएक्शन, क्या होता है फॉर्मूला? SCHO। फार्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? बोल गए होंगे अभी तक तो सब। देखो ये स्पेशली ना मैंने बता दिया 4 स्टेट बोर्ड के लिए, तो मैं बता ही रहा हूँ आल्सो, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, MP, अदर स्टेट बोर्ड के लिए। लेकिन ये लेक्चर स्पेशली उनके लिए भी सूट हो रहा है जिनको मैंने अभी करीब 5-6 महीना पहले पढ़ाया था ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन पढ़ाया था, उनके लिए भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा हूँ मैं कि ठीक है, याद है क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कैसी होती है अभिक्रिया? फार्मेल्डिहाइड। तो लिखो, फार्मेल्डिहाइड का रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं तो हमें फर्स्ट डिग्री अल्कोहल मिलता है। कैसे? फार्मेल्डिहाइड हुआ SCHO प्लस ग्रिग्नार्ड हुआ RMGX, रिएक्शन कराओगे तो एक इंटरमीडिएट मध्यवर्ती उत्पाद मिलेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट कंपाउंड किसे कहते हैं? जहाँ पर दोनों चीज़ें मिक्स हो, कुछ प्लस करके बाहर ना निकल रहा हो, सब मिक्स, ठीक है। तो आपने इधर SCHO लिया प्लस RMGX, दोनों को जोड़ करके आप इधर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा बीच में। उस इंटरमीडिएट कंपाउंड की खासियत क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसी भी करवा दो, उसमें एक अच्छी बात ये होती है, अगर किसी एल्किल ग्रुप के लिए करवा रहे हो तो उसमें कॉमन बात ये होता है कि उसका इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बीच वाला स्टेप होता है ना, पता ना ग्रिग्नार्ड 2 स्टेप में हमेशा कंप्लीट होता है, तो इसका जो पहला स्टेप होता है उसमें जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे हम एडिशनल कंपाउंड कहते हैं, या इंटरमीडिएट कंपाउंड। एडिशनल मतलब योगात्मक यौगिक, एक ऐसा यौगिक जिसमें सब कुछ जुड़ा हुआ हो, कुछ भी निकल ना रहा हो। उस यौगिक की खासियत होती है कि उसमें OMGX साथ में रहता है, OMGX। फिर जो इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा उसका H2O के साथ रिएक्शन कराओगे और देन हमें मिल जाएगा एक ऐसा प्रोडक्ट
जिसमें MgOH तो निकलेगा ही निकलेगा। हमेशा याद रखना, गिगनार्ड रिएजेंट अगर किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ करवा रहे हो ना, या फिर चैन रिएक्शन में करवा रहे हो, ठीक है, उसमें MgOH तो निकलता ही निकलता है। उसके अलावा जो बचा वो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। तो लिख लो, लिखा आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री अल्कोहल बनाने की विधि। उसके नीचे लिखो फॉर्मेल्डिहाइड प्लस RMgX बराबर फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। फिर लिखो एसिटेल्डिहाइड। अब एसिटेल्डिहाइड कैसे लिख रहे होंगे डियर क्वांटाज? एसिटेल्डिहाइड आप कैसे लिख रहे हो? ए सब पे बड़ी की मात्रा, टा पे ए की मात्रा, आधा ला, डी पे छोटी की मात्रा से लिख रहे हो एसिटेल्डिहाइड। CH3CHO प्लस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX, CH3CHO प्लस RMgX बराबर लिखो सेकेंड डिग्री अल्कोहल। और तीसरा एसीटोन, एसीटोन ए सब पे बड़ी की मात्रा, टा पे ओ की मात्रा ना, एसीटोन CH3CO CH3 प्लस RMgX। और आपका इसमें क्या मिलेगा, बराबर करके लिखो थर्ड डिग्री अल्कोहल, थर्ड डिग्री अल्कोहल लिख दिया। इसके अलावा बनाने की विधि में इंपॉर्टेंट है फर्मेंटेशन मेथड, किण्वन विधि, किण्वन विधि लिख दिया। किण्वन विधि के ब्रैकेट में लिखो औद्योगिक निर्माण की विधि। अल्कोहल को जो बड़े लेवल पे बनाया जाता है ना, इंडस्ट्रियल मेथड बड़े लेवल पे, तो हम किण्वन मेथड द्वारा बना सकते हैं। लेबोरेटरी में तो बहुत तरीके से बना सकते हैं। लेबोरेटरी में तो जैसे मैंने अभी बताया, फॉर्मेल्डिहाइड का या एसिटेल्डिहाइड का, एसीटोन का आप क्या कराओ, RMgX ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कराओ तो लेबोरेटरी में मिल जाएगा। लेकिन बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियल मेथड में किण्वन विधि, किण्वन विधि याद है, दो उत्प्रेरक लेते थे हम, कैटलिस्ट। एक पहले स्टेप, दो स्टेप में होता था ये रिएक्शन। पहले स्टेप में हम लेते थे कैटलिस्ट के रूप में इच करके हमने याद किया था, ई मतलब पहला इन्वर्टेज और ज करके नीचे जाइमेज। पहले स्टेप में इन्वर्टेज, दूसरे स्टेप पे जाइमेज। ओके, उसके अलावा इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल से रिलेटेड। अल्कोहल से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बोर्ड में आपके पास अल्कोहल से क्वेश्चन आए ना आए, हो ही नहीं सकता ऐसा। देखो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिग्री अल्कोहल को पहचानने की विधियाँ। लिखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिग्री अल्कोहल को पहचानने की विधियाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता है आपके पास, स्पेशली अगर आप स्टेट बोर्ड वाले हो, कि आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री के बारे में ना पूछे, या तो अल्कोहल के बारे में पूछेगा या एमीन के बारे में। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में अल्कोहल के बारे में नहीं पूछा है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री, तो पक्का फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री एमीन के बारे में पूछेगा, स्पेशली इनको पहचानने की विधि। या फिर आता है विभेदीकरण का विधि, विभेदीकरण पहचान की विधि। तो कौन से 3 मेथड होते हैं? पहला ल्यूकास टेस्ट, लिखो ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास टेस्ट याद है? ल्यूकास में धुआं आना, किसी में 5 मिनट बाद आता था, किसी में तुरंत आता था, किसी में धुआं आता ही नहीं था, तो ल्यूकास। दूसरा लिखो विक्टर मेयर परीक्षण। मैं अगेन कह रहा हूँ, स्पीड वेरी फास्ट है, आप वीडियो को पॉज कर करके लिखते रहो। विक्टर मेयर परीक्षण, इसमें क्या होता था, 3 कॉलम बनते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री का। एक में रेड कलर, एक में ब्लू कलर, एक कलरलेस होता था, रंगहीन होता था। और तीसरा लिखो ऑक्सीकरण विधि द्वारा। ऑक्सीकरण विधि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो, एक आध बार आया है ऑक्सीकरण विधि द्वारा। ऑक्सीकरण विधि में याद है नंबर ऑफ कार्बन, पहले मेथड में फर्स्ट डिग्री के केस में नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज नहीं होते थे, सेकंड डिग्री के केस में नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होते थे लेकिन कंटिन्यू नहीं, निरंतरता के साथ नहीं होता था। और थर्ड डिग्री में डिक्रीज होते थे, वो भी निरंतरता के साथ। ओके, तो अल्कोहल में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिनॉल की बात करते हैं, तो फिनॉल के लिए आप इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखो। फिनॉल के लिए आप इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखो आप, युग्मन अभिक्रिया, कपलिंग रिएक्शन। याद है 2 फिनॉल ऐसे लेट जाते थे, हम जोड़ देते थे दोनों के साथ में, देख लेना बुक में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है युग्मन, इस चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगले चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है युग्मन रिएक्शन। अगला लिखो राइमर टीमन अभिक्रिया। अगला लिखो कॉल्बे रिएक्शन, कॉल्बे अभिक्रिया। ओके, ये फिनॉल का इंतजाम। अब ईथर पे आ जाओ। ईथर के लिए तो एक ही रिएक्शन है यार, ईथर के लिए तो एक ही रिएक्शन है पूरी केमिस्ट्री में, वो है विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण। लिखो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ओके, तो ये हो गया अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अगला एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इस चैप्टर तक अगर पहुंच गए तो आपके 90% रिएक्शन सब रिपीट हो रहे होंगे,
क्योंकि केमिस्ट्री के पहले 2 चैप्टर में इतने रिएक्शंस आ चुके होते हैं ना कि अब इस चैप्टर तक आते आते रिएक्शंस 90% रिएक्शंस रिपीट होने लगते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को निकाल कर पहले साइड में रखो। इसमें मेन है एल्डिहाइड और कीटोन। जो जो रिएक्शन हम एल्डिहाइड के लिए करेंगे वो कीटोन के लिए करेंगे। अगेन एल्डिहाइड कीटोन के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इन्हें बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो आपके पास तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है इसमें एल्डिहाइड और कीटोन। ओके, एल्डिहाइड और कीटोन में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है बॉस, बताओ क्या इंपॉर्टेंट है डियर पंटास? कौन से ऐसा रिएक्शन है जो कि, कौन से ऐसे 2-3 रिएक्शन जो कि हो ही नहीं सकता कि ना है? अगर यहाँ से क्वेश्चन बना नहीं तो हो ही नहीं सकता कि बोर्ड एग्जाम, मतलब कहने का मतलब है कि हो ही नहीं सकता कि कोई बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन ना दे। तो उसमें पहला है, लिखो एल्डोल संघनन अभिक्रिया, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। याद आया कुछ? अल्फा हाइड्रोजन याद आ रहा है? नहीं भी आ रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा, बोर्ड आने वाले हैं, पेपर आने वाले हैं, पास करना है तो इन्हें तो पढ़ना पड़ेगा ही। एल्डोल संघनन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 3-4 रिएक्शंस लिखाऊंगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खाना छोड़ देना आज, लेकिन ये 4 रिएक्शन ना कम से कम दिमाग में फिट कर लेना कॉन्सेप्ट के साथ, किसमें अल्फा हाइड्रोजन आएगा, किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं आएगा। दूसरा लिखो क्रॉस एल्डोल, तीसरा लिखो कैनिजारो अभिक्रिया, हो गया, और चौथा लिखो क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। अच्छे से देख लेना बुक में, जिसने भी आपको पढ़ाया हो, जो भी आपके टीचर हो, उन्होंने बताया होगा कि कहाँ अल्फा हाइड्रोजन यूज होता है, कहाँ नहीं होता है। इसके अलावा एक और रिएक्शन है, इसमें लिखो क्लीमेंसन अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। तो ये अल्कोहल और फिनॉल के लिए, ये सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये सारे। अगला लिखो एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानने की विधियां, एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानने की विधियां याद है? फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेन रिएजेंट, टॉलेन अभिकर्मक, एक में सिल्वर कलर आता था, सिल्वर मिरर टाइप, रजत दर्पण टाइप का। हाँ, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है एसिड वाला है इस चैप्टर में, इसमें एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो HVZ रिएक्शन, HVZ याद आया किसे कहते हैं? लिखो हिंदी पूरा लिखो, हेल डैश वोल्हार्ड डैश जेलिंस्की अभिक्रिया, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया, HVZ रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड में, बहुत इजी है। ये था ना जिसमें शायद सनलाइट और रेड फास्फोरस लेते थे, जब हम रिएक्शन करवाते थे, क्लोरीनेशन कराते थे एक्चुअल में कार्बोक्सिलिक एसिड का, आई थिंक यही था। ठीक है, बाकी इसमें लिख दो 1-2 और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। रोजेनमुंड अभिक्रिया, क्लीमेंसन लिख दिया ना, क्लीमेंसन रिडक्शन। अब देखो रोजेनमुंड अभिक्रिया, रोजेनमुंड रिएक्शन। देखो गाटरमान कोख अभिक्रिया, गाटरमान कोख रिएक्शन। लिखो एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण। और अगला लिखो एल्कीलीकरण। देखो एक एसिडीकरण होता है, एक एसिटिलीकरण होता है, देख लेना अपने किताब में आप जाके, फ्रीडल क्राफ्ट होता है नॉर्मली। ठीक है, आप इसके आगे लिख सकते हो फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। ठीक है, ये जो एसिटिलीकरण एसिलीकरण है ना, इसका एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट के 2 चैप्टर को छोड़ दो ना, जो वो पॉलीमर्स वगैरह था, तो वो तो सिलेबस में भी नहीं है। मतलब मेन जो 4 चैप्टर्स हैं आगे के, वो 4 के 4 चैप्टर में ये मिलेगा ही मिलेगा ये रिएक्शन आपको। फ्रीडल क्राफ्ट वाला, फ्रीडल क्राफ्ट 2 होते हैं, एक एल्कलीकरण, एक एसिटिलीकरण। तो फ्रीडल क्राफ्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्वायर लिख सकते हो आप। अगला चैप्टर आपके पास एमीन,
ठीक है, छोटा चैप्टर है और एमीन में रिएक्शंस बहुत आते हैं। अगेन मैंने आपको बता दिया था, एल्कोहल फिनॉल हो, एल्कोहल वाला टॉपिक हो तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री एल्कोहल को बनाने का मेथड और उसको पहचानने का मेथड। सेकंड चैप्टर आपका था एल्डिहाइड कीटोन, उसमें भी आपको एल्डिहाइड कीटोन को बनाने का मेथड और एल्डिहाइड कीटोन को पहचानने का मेथड। और अगला एमीन, इसमें भी आपको एमीन को बनाने का मेथड और फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री एमीन को पहचानने का मेथड आना चाहिए। तो सबसे पहले आप नोट करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री एमीन को पहचानने की विधि। फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री एमीन को पहचानने की विधि, कौन से तो विधि हैं, कौन से तो मेथड है इंपॉर्टेंट होती हैं, याद करो। याद आया कुछ, भूल गए सब? फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री एमीन्स को कैसे आप पहचानोगे? लिख दिया आपने हेडिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री एमीन को पहचानने की विधि। तो इसमें पहला लिखो, हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा। पहली बार तो नहीं सुन रहे हो ना? हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा। याद आया किसे कहते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक? डेयर क्वांटाज, याद आया? भूल गए? ऐसा ही एक्सपेक्टेड। बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, अब याद आया फॉर्मूला? बस आप इतना लिख दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री एमीन को पहचानने की विधि। फर्स्ट लिखना था हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा, ब्रैकेट में लिखो हिंसबर्ग रिएजेंट के, हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा के ब्रैकेट में लिखो C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl। हो गया, इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। आई होप आपने अभी तक इसको अच्छे से 10-12 बार पढ़ लिया होगा, 1-2 बार तो क्या ही बोलूँ अब। सेकेंड मेथड होता है हाफमैन मेथड, एथिल ऑक्जेलेट, याद है एथिल ऑक्जेलेट? इसमें लिखो बस हाफमैन मेथड। ये 2 मेथड होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री को पहचानने के लिए, एमीन को पहचानने के लिए, हाफमैन मेथड। हाफमैन मेथड ऐसा है ना कि हर मतलब 6-7 साल में एक बार आता है, हो सकता है वो 7वां साल इसी साल हो। ओके, तो ऐसे भी किस्मत खराब होते हैं कई बार, तो हाफमैन मेथड लिख लो, लेकिन हिंसबर्ग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया पहचानने की विधि। और एमीन में क्या इंपॉर्टेंट है? लिखो आप कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन, अगर सिलेबस रिडक्शन नहीं हुआ होता ना, कैंसिलेशन नहीं होता, तो 2 टॉपिक ऐसे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कि किसी भी बोर्ड में हो ही नहीं सकता कि ये 2 क्वेश्चन ना पूछे। एक है DDT, एक है कार्बिल एमीन। DDT तो सिलेबस में है नहीं, लेकिन कार्बिल एमीन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 5 स्टार लगा दो कार्बिल एमीन के सामने। कार्बिल एमीन रिएक्शन, ओके, कार्बिल एमीन रिएक्शन, ओके ओके ओके। अच्छा, आपने ग्रेबियल थैलेमाइड लिखा है अभी तक? लिखा हो तो दोबारा मत लिखना, नहीं लिखा है अभी तक तो आप लिख दो ग्रेबियल या ग्रेबियन भी कहीं कहीं लिखते हैं, ग्रेबियन थैलेमाइड अभिक्रिया, ग्रेबियन थैलेमाइड अभिक्रिया। जिसने नहीं सुना है अभी तक उसको PDF डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना आप कैसे लिखना है ग्रेबियन। ओके ओके। युग्मन रिएक्शन यहाँ इंपॉर्टेंट है। युग्मन आपने इससे पहले भी 2-3 बार लिख दिया, तो युग्मन अब मत लिखो। तो इसके अलावा करण, कोई करण होते हैं, वो महाभारत वाले करण नहीं, केमिस्ट्री वाले करण। कौन सा करण? हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ऑक्सीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, निर्जलीकरण। ओके, तो ये करण वाले जितने भी है ना, ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर पे एप्लीकेबल है। एल्कोहल में आप अप्लाई करोगे इस रूल को, हेलो एल्केन हेलो एरीन में, फिनॉल में। अगर आपके पास समय पर्याप्त हो अभी भी, अगर आपने ये सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं जो आपने लिख दिया है उसमें, तो ये करण वाले पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? जैसे अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाओ, ऑक्सीडेशन करवाओ, हेलोजिनेशन करवाओ, नाइट्रेशन करवाओ, सल्फोनेशन करवाओ उसका। ओके, तो ये हो गया आपका छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा चैप्टर, एमीन खत्म। याद रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री एमीन को पहचानने की विधि, ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया, नहीं ग्रेबियल थैलेमाइड क्यों, ये क्या था हमारा इसका नाम, हिंसबर्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला आपके पास है बायोमॉलिक्यूल्स, जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स। और आई थिंक ये आपका लास्ट चैप्टर है ना, लास्ट चैप्टर है सिलेबस रिडक्शन के बाद, क्योंकि पॉलीमर तो आपके, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन, आपका ये सिलेबस से हटा दिया गया है लास्ट के 2 चैप्टर।
ठीक है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में तो हटाया ही गया है। ये लास्ट चैप्टर है आपका, अगर आप 2021 का बोर्ड देने वाले हो। और नहीं देने वाले हो, ये वीडियो अगर आप बाद में देख रहे हो, लेक्चर बाद में देख रहे हो, तो आपको लास्ट के सेकेंड लास्ट और लास्ट चैप्टर भी देख लेना, पॉलीमर्स, बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन। इसमें वो ऐड नहीं है, इसमें वही ऐड है जो 2021 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो जैवाणु, बायोमोलिक्यूल्स में इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि इस बार का सिलेबस देखो ना, तो बहुत छोटा सा सिलेबस दिया है बायोमोलिक्यूल्स में, तो आपको इंपॉर्टेंट है ये 3-4 चीज़ नोट करो। देखो, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन और फैट मतलब वसा। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन याद रख लेना, ठीक है। मेन इसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत डिटेल याद रखना। कार्बोहाइड्रेट में आप लिखो एल्डोज और कीटोज। स्पेशली अगर आप उत्तराखंड बोर्ड वाले हो ना, तो अपने सिलेबस में ध्यान से देखना आप, उसमें स्पेशली लिखा है कार्बोहाइड्रेट डैश करके लिखा है मोनोसैकेराइड, और मोनोसैकेराइड के डैश करके लिखा है एल्डोज और कीटोज। कार्बोहाइड्रेट के टाइप होते हैं मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, उसमें भी आपको स्पेशली कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड पढ़ना है। अब मोनोसैकेराइड में आपको स्पेशली क्या पढ़ना है, एल्डोज और कीटोज। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि ग्लूकोज और फैक्टोज का रिएक्शन तो सेम होता है, मतलब केमिकल फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, तो वो पता चलेगा आपको। ग्लूकोज में जैसा कि आपने अगर पढ़ा होगा, तो मैं आपको हिंट कर दूं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, और फैक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हो तो आप ग्लूकोज और फैक्टोज इसका स्ट्रक्चर लिख लो। ग्लूकोज और फैक्टोज के रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला देख लेना, अच्छे से देख लेना। और ग्लूकोज के डैश करके लिखो, ग्लूकोज में डैश करके लिखो एल्डिहाइड समूह, और फैक्टोज में डैश करके लिखो कीटोन समूह। बहुत हेल्प मिलेगा लास्ट टाइम में। बाकी छोटे छोटे से क्वेश्चंस प्रोटीन में आपके पास पूछेगा एमिनो एसिड्स के बारे में। नेसेसरी एमिनो एसिड क्या होता है, अननेसेसरी मतलब आवश्यक एमिनो, अनावश्यक एमिनो अम्ल, 2 नंबर से पूछ सकते हैं। बाकी आपके बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक आता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। बायो वाले हो अगर आप स्पेशली तो आपको पता ही होगा, और मैथ वाले भी हो तो पता होगा ही न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। 2 जगह यूज होते हैं, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है, ठीक है, एक डबल हेलिक्स, एक सिंगल हेलिक्स, देख लेना उसमें। बाकी छोटे से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अच्छा इन्हें नोट करो, इससे स्पेशली नोट करो ये 3-4 जो टॉपिक मैं भी लिखा रहा हूँ। एक डीएनए आरएनए में, डीएनए आरएनए डिफरेंस, डीएनए आरएनए में अंतर, इससे इंपॉर्टेंट कर लेना। लिखो न्यूक्लियोसाइड, सांप वाला सा, न्यूक्लियोसाइड। अगला लिखो न्यूक्लियोटाइड, टाइड, एक न्यूक्लियोसाइड है, एक टाइड है, दोनों अलग अलग हैं। अगला लिखो ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन, आधा ज, ठीक है, ज्यूटर आयन। पिरीमिडिन्स एंड प्यूरिन्स में डिफरेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेना, ओके। तो ये हो गया 2021 सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री, स्पेशली ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपके रिप्लाई पे बेस करता है कि आप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या पहले बुक में कितना इंटरेस्टेड हो सुनने के लिए। अगर आप पहले बुक का भी जानना चाहते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। अगर ज़रूरी नहीं है तो मत बताना, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले किताब का भी जानना चाहते हो, फर्स्ट बुक का भी जानना चाहते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आप प्लीज़ कमेंट कर लेना, बताना, उसका भी हम इंतजाम करते हैं। बाकी ये आपका लास्ट चैप्टर है 2021 सिलेबस रिडक्शन को देखते हुए। वैसे तो इसके बाद अगला चैप्टर आपका पॉलीमर बहुलक होना चाहिए था, फिर दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ, लेकिन नहीं है, सिलेबस में हटा दिया गया इस साल, ओके। तो आज के लिए इतना ही। ये सारा आपको जो PDF है इस सबका क्रेडिट जाता है जगदीप को, ठीक है। आप ही के साथ के हैं, वो भी इस साल बोर्ड देंगे, और इनका जो भी इन्होंने ये PDF प्रिपेयर किया हुआ है, जिससे मैं अभी तक जो भी आपको बता रहा हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना, ओके। तो अच्छे से
बी सेफ, कोरोना बहुत बढ़ रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपके रिप्लाई पे बेस्ड होगा कि नेक्स्ट लेक्चर बनाना है या नहीं बनाना है। ओके।